नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको, यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की अहम बैठक होगी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसमें करीब 20 प्रस्ताव पास होने की संभावना है। इनमें अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने में संबंधित प्रस्ताव भी शामिल है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। वहीं इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण अवधि, खेल की अवधि और इसके लिए आने जाने में लगने वाले समय को भी ड्यूटी माना जाएगा। वहीं इसके अन्य प्रस्ताव भी शामिल है। वहीं यूपी में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर के बाद आहूत किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक शीतकालीन सत्र 4 से 5 दिन का रहेगा। इस दौरान सरकार अपनी उपलब्धियों को रखेगी। वहीं कई महत्वपूर्ण अध्यादेश कानून का रूप लेंगे। वहीं विपक्ष की बात कर ली जाए तो एसआईआर समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता आनंद सिंह का रुख करेंगे। आनंद, ये अहम बैठक आज होने वाली है यूपी कैबिनेट की। कौन कौन से प्रस्ताव इसमें पारित होने वाले हैं? 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की होने वाली है, जिसमें माना जा रहा है कि करीब 20 के आसपास प्रस्ताव है जिन्हें हरी झंडी दी जा सकती है। उधर आप ये कह सकती है कि जिसमें एक बड़ा प्रस्ताव है अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बना है उसका संग्रहालय, उसको लेकर हरी झंडी इसमें दी जा सकती है। प्रदेश में जो अस्पताल हैं उनके विकास में किस तरह से जो प्राइवेट निवेश है, निजी निवेश है, उसको प्रोत्साहन दिया जाए, इसको लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली है, जो हमारे खिलाड़ी हैं जो देश विदेश में नाम कमाते हैं, उनको किस तरह से सरकारी नौकरियों में समायोजित किया जाए, उसको लेकर इस तरह के तमाम चीजें हैं, चाहे वो खेल कूद से जुड़ी हो, पर्यटन से हो, वित्त से हो या स्टाम्प से जुड़ी हो, तमाम ये कहा जा रहा है कि करीब 20 के आसपास प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। अगर मंदिर संग्रहालय की बात कर ली जाए आनंद, तो इसके लिए कितनी फंडिंग होगी और किस पैमाने पर मंदिर संग्रहालय अयोध्या में बनाया जाएगा? देखिए फातिमा, ये जो क्योंकि अभी ये प्रस्ताव इसका आएगा जब ये प्रस्ताव पास होगा अयोध्या में जो राम मंदिर संग्रहालय बनना है, उसके बाद ये चीजें सार्वजनिक हो सकेंगी कि किस तरह से उसको व्यापक स्वरूप देना है और किस तरह का उसमें बजट आवंटन होगा। और शीतकालीन सत्र जो 15 दिसंबर के बाद बुलाया गया है, उसकी जो पुष्टि है, क्या वो हो चुकी है सचिवालय स्तर पर? देखिए, जो शीतकालीन सत्र है उसकी एक अपनी समय सीमा है और जो 15 दिसंबर के बाद शीतकालीन सत्र बुलाने की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो अपने समय पर होगी। उसको लेकर इस बैठक में ऐसी कोई चर्चा होगी ये फिलहाल अभी तय नहीं है। हालांकि जो प्रस्ताव और दूसरे हैं जिनका जिक्र किया गया है, वित्त, पर्यटन, खेलकूद, स्टाम्प से जुड़े, उन पर ये इस बार इस बैठक में मुहर लग सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। बता दें, कई ऐसे प्रस्ताव इसमें पारित किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे जहां एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। वंदे मातरम पर संसद में विशेष चर्चा होने वाली है। जी हां, लोकसभा में गुरुवार या शुक्रवार को चर्चा की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने 10 घंटे का समय तय किया है। पीएम मोदी वंदे मातरम पर चर्चा में हिस्सा लेने वाले हैं। बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने इस सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर चर्चा की मांग की है। चर्चा नहीं कराए जाने की वजह से दोनों सदनों में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ और विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। इस बीच केंद्र सरकार ने वंदे मातरम पर इसी हफ्ते संसद में विशेष चर्चा कराने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक सरकार इसी हफ्ते लोकसभा में गुरुवार या शुक्रवार को इस मुद्दे पर चर्चा करा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके लिए 10 घंटे का समय अलॉट किया है। ऐसी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इस चर्चा में भाग लेने वाले हैं। दरअसल जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के बयान के बाद वंदे मातरम पर विवाद गहराया हुआ है। शनिवार को भोपाल में महमूद मदनी ने कहा था कि मुर्दा कौमें सरेंडर करती हैं। अगर कहा जाएगा वंदे मातरम बोलो तो ये बोलना शुरू कर देंगे। वहीं जिंदा कौम हालात का मुकाबला करती है। राजनीतिक दलों ने मदनी के इस बयान की जमकर आलोचना की है। अब सरकार ने वंदे मातरम पर विशेष चर्चा का आयोजन किया है।
और एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में पहले चरण की वोटिंग आज है। महायुति बनाम एमवीए की सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है। 264 स्थानीय निकायों में कांटे की जंग है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की पहली बड़ी परीक्षा आज होने जा रही है। इसमें पूरे राज्य की नजर महायुति और महाविकास अघाड़ी की सीधी राजनीतिक भिड़ंत पर टिकी हुई है। 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में हो रही वोटिंग को विधानसभा चुनाव के बाद जनता के मूड का अगला बड़ा संकेत माना जा रहा है। लगभग एक वर्ष में लटके हुए इन चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान तेज है और दोनों गठबंधन पूरे दमखम के साथ मैदान में है। पहले चरण में करीब 1 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। आज हो रही वोटिंग 6705 सदम्य पदों और 264 अध्यक्ष पदों का भविष्य तय करेंगी। चुनाव की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से होगी और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। हालांकि 24 स्थानीय निकायों में चुनाव स्थगित कर 20 दिसंबर को कराए जाएंगे, क्योंकि नामांकन की जांच में अनियमितताएं, अपीलों पर देर में आए निर्णय और चुनाव चिन्ह आवंटन में खामियों के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें रोक दिया। कई मामलों में उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए तय 3 दिन का समय भी नहीं मिला, जिसे आयोग नियमों के खिलाफ माना। यह चुनाव भाजपा नेतृत्व वाली महायुति, जिसमें भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, और विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए, जिनमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी, एसपी और कांग्रेस से शामिल है। वहीं उनके बीच सीधी प्रतिस्पर्धा मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव में महायुति की 235 सीटों की ऐतिहासिक जीत के बाद अब यह वोटिंग बताएगी कि क्या बड़ी लहर स्थानीय निकायों में भी कायम रही है या फिर विपक्ष ग्रामीण और शहरी स्तर पर वापसी का संकेत दे पाता है। भाजपा ने तो 100 पार्षद और 3 नगर अध्यक्ष पद बिना मुकाबले जीत भी लिए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सरबजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरबजीत, ये निकाय चुनाव महाराष्ट्र में सीधी टक्कर महाविकास अघाड़ी और महायुति में देखने को मिलने वाली है। जमीनी स्तर पर आप कैसा माहौल देख पा रहे हैं और कौन से मुद्दे आज हावी रहेंगे? जिस तरह से आज जो है अपना एक करोड़ से अधिक जो मतदान है, जो मतदाता है वो अपना मतदान करेंगे। हालांकि निकाय चुनाव की पूरी तरह से आज वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। लोग वहां पे बड़े पैमाने पे पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं और अपना वो जो है वोट अदा कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी और महायुति में जिस तरह से टक्कर की बात करें तो चुनावी वादे तो बहुत थे, लेकिन तीनों पार्टियां जो है महायुति की अलग अलग दावे कर रही थी जो जनता के बीच में। तो अब देखना है कि जो प्रचार किया गया था जनता को लुभाने के लिए, आज जनता किसे अपना वोट मतदान करती है, किसे अपना जो है नगर जो चुनाव है उसे वोट देती है। इसको देखते हुए तैयारियां पूरी तरह से की गई है। पुलिस बंदोबस्त भी पूरी तरह से किए गए हैं। पोलिंग बूथ पर भी जो है पूरी तरह से जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए अलग जो है बनाया गया है, जो ताकि वहाँ पे अपना वोटिंग कर सके। और जो कई ऐसे जो वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं वो भी वहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो सेल्फी पॉइंट रखा गया है ताकि वो वोटिंग के बाद अपना सेल्फी ले सके। ऐसी सुविधाएं दी गई हैं और वोटरों से अपील की जा रही है कि समय रहते वहाँ पे अपना मतदान करें, ऐसी अपील भी की जा रही है। तो देखना है कि आज जो वोटिंग की जाएगी कितना परसेंटेज वोटिंग किया जाता है। और वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किस तरीके से तैयारियां की गई है? जिस तरह से निकाय चुनाव का जो तैयारियां हैं उस तरह से पूरे बड़े पैमाने पर जो पोलिंग बूथ है वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई जगह पे ऐसी भी घटनाएं आ रही है कि जो ईवीएम मशीन है उनमें गड़बड़ी भी सामने आई है, लेकिन उसे सुधारा जा रहा है लगातार। वहां पे जो पोलिंग बूथ के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पे मौजूद है। महाराष्ट्र पुलिस के जो बल है वो वहाँ पे तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात किया गया है और पूरी तरह से सर्विलेंस पे नजर रखा जा रहा है कि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो और वोटिंग की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से जो है पूरी हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महायुति बनाम एमवीए की आज महाराष्ट्र निकाय चुनाव में सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बता दें आपको, मोबाइल फोन्स में संचार साथी ऐप को अब इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया। दूरसंचार विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। डुप्लीकेट IMEI, चोरी हुए फोन, साइबर फ्रॉड से बचाना इस पहल का मकसद माना जा रहा है। आपको बता दें, दूरसंचार विभाग ने सभी नए मोबाइल फोन्स में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया। ये ऐप फोन सेटअप के दौरान दिखना चाहिए और इसे
डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि इसका मकसद डुप्लीकेट IMEI, चोरी हुए फोन, साइबर फ्रॉड और सेकेंड हैंड बाजार की धोखाधड़ी रोकना है। कंपनियों के लिए 90 दिन की समय सीमा तय की गई है। वहीं संचार साथी पोर्टल और ऐप नागरिकों को IMEI नंबर के जरिए मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता की जांच करने की सुविधा देना है। डुप्लीकेट या IMEI वाले मोबाइल हैंडसेट दूरसंचार साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। वहीं नेटवर्क में छेड़छाड़ किए गए IMEI एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जहां एक ही IMEI अलग अलग जगहों पर अलग अलग उपकरणों में एक साथ काम करता है, जिसमें इन IMEI के खिलाफ कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भारत में सेकेंड हैंड मोबाइल डिवाइस का एक बड़ा बाजार है। चोरी हुए या ब्लैकलिस्ट किए गए उपकरणों को फिर से बेचे जाने के मामले भी सामने आए हैं। यह खरीदार को क्राइम में सहयोगी बना देता है और उन्हें वित्तीय नुकसान भी पहुंचाता है। संचार साथी ऐप का उपयोग करके ब्लॉक या ब्लैकलिस्ट किए गए IMEI की जांच की जा सकती है। ऐप में धोखाधड़ी वाली संचार की रिपोर्ट करने, खोए और चोरी हुए हैंडसेट की जानकारी देने और अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शनों की जांच करने जैसी अन्य सुविधाएं भी है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT ने सोमवार को निर्देश जारी किए कि भारत में इस्तेमाल के लिए बनाए गए या इंपोर्ट किए गए सभी फोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। इसका मकसद लोगों को असली डिवाइस वेरीफाई करने और टेलीकॉम सर्विस का गलत इस्तेमाल रोकने में मदद करना है। हालांकि विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि प्राइवेसी का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बिग ब्रदर हमें नहीं देख सकता। DOT का यह निर्देश असंवैधानिक से भी परे है। प्राइवेसी का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है। एक प्री लोडेड सरकारी ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता हर भारतीय पर नजर रखने का एक डरावना टूल है। यह हर नागरिक के हर मोमेंट, बातचीत और फैसले पर नजर रखने का एक तरीका भी है। और ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनीष जी, जिस तरीके से सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने का मोबाइल में, ये जो लगातार बाजार में इस वक्त साइबर फ्रॉड बढ़ता चला जा रहा है और मोबाइल चोरी की घटनाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं, इसको रोकने में इस संचार साथी ऐप कितना मदद करेगा? जी बिल्कुल, सरकार का तो ये पक्ष है कि जिस तरह से साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं और तमाम तरह के जो सेकेंड हैंड मोबाइल बाजार में चोरी के मोबाइल बेचे जाते हैं, उस पर ये जो साइबर साथी ऐप है वो रोक लगाएगा। और इसीलिए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है कि सभी फोन कंपनियां अब 90 दिनों के अंदर इस हर फोन में इस ऐप को प्री इंस्टॉल करें। लेकिन पिछले सालों में जिस तरह से पेगासस का मुद्दा आया है उसको लेकर के विपक्ष भी एक जरूरी चिंता जता रहा है। उसका कहना है कि यह DOT का निर्देश जो है यह असंवैधानिक है। प्राइवेसी का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है। और एक प्री लोडेड सरकारी ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया सकता या जिसे जनता की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा रहा है, यह हर भारतीय की प्राइवेसी का हनन है और सरकार को इस फैसले से बचना चाहिए और विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि इसमें प्राइवेसी की कोई बात नहीं है, यह जनता के हित में है। साइबर फ्रॉड और मोबाइल चोरी के तमाम मामलों से बचने के लिए यह लाया गया है। और सरकार ने एक आंकड़ा भी दिया है कि पिछले कुछ महीनों में 40,000 से ज्यादा चोरी के मोबाइल इस ऐप के जरिए रिकवर किए गए हैं। तो इस तरीके से सरकार का एक अपना पक्ष है, विपक्ष का एक अपना पक्ष है। इसके बीच जनता की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? फिलहाल जनता को इस ऐप के जरिए या संचार साथी जो ऐप है या जो इसके जरिए वेबसाइट भी है, इसके जरिए जनता को तो सुविधा ही हो रही है कि जो उसके मोबाइल चोरी हो जा रहे हैं तो IMEI एक जो कोड होता है मोबाइल का, उसके जरिए उसके मोबाइल का असली लोकेशन और कहाँ पर वो मोबाइल दिखा रहा है चोरी का, उसके जरिए पुलिस को भी और जनता को भी सुविधा हो रही है कि इस पुराने चोरी मोबाइल को रिकवर करने में। फिलहाल जनता के किसी प्रतिनिधि की ओर से यह प्रतिक्रिया नहीं आई है कि यह प्राइवेसी का हनन है। हो सकता है कि
थोड़ी दिनों में या अगले आने वाले कुछ हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट में भी कोई एक मामला दायर हो कि यह सरकार की यह जो कोशिश है असंवैधानिक है। लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, धोखाधड़ी के रोकने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम सामने आया है। अब सभी मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड ऐप यानी संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करके ही मोबाइल सेल किया जाएगा। बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां खौफनाक हादसा हुआ है। बलरामपुर में ट्रक और बस के बीच सीधी टक्कर हुई है। भीषण टक्कर के बाद बस और ट्रक में आग लग गई। आपको बता दें, हादसे में 3 की मौत बताई जा रही है, वहीं 25 लोग घायल हैं। यूपी के बलरामपुर कोतवाली देहात क्षेत्र के फुलवरिया बाईपास पर मंगलवार भोर लगभग 4:30 बजे बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों को सोनौली से दिल्ली लेकर आ रही निजी बस की भिड़ंत एक मालवाहक ट्रक से हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ ही क्षण में बस और ट्रक दोनों में आग भड़क उठी। हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 25 यात्री घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं स्थानीय पुलिस, यातायात पुलिस और दमकल टीम ने तुरंत पहुंचकर आग बुझाने और राहत बचाव कार्य शुरू किया। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया और राहत कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिलकर उनकी स्थिति जानी और बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस द्वारा हादसे के कारणों की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक सोनौली से शहर होते हुए निजी बस फुलवरिया चौराहे पर दिल्ली जाने के लिए गोंडा की ओर बढ़ी थी। बस अभी पूरी तरह चौराहा से गुजर भी नहीं पाई थी कि तभी दूसरी तरफ फुलवरिया ओवरब्रिज की ओर से आ रहा ट्रक सीधे बस के बीचों बीच टकरा गया। इससे बस भी सड़क से खिसक कर किनारे लगे ट्रांसफार्मर से भी टकरा गई। ट्रांसफार्मर में बिजली के तारों के छूने से बस में आग लगी और फिर ट्रक में भी आग लग गई, जिससे बस में सवार काफी यात्री झुलस गए हैं। आग बुझाने के लिए ट्रक को सीधा किया गया। वह बस से टकराने के बाद पलट गया था। ट्रक के नीचे एक व्यक्ति का शव मिला जो बुरी तरह झुलसा हुआ था, पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संभवतः ट्रक में बैठे व्यक्ति का शव है। ट्रक पलटने से निकल नहीं सका और दब गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता योगेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। योगेंद्र, एक बड़ा हादसा सामने आया है उत्तर प्रदेश में। जो लोग झुलस गए हैं उनकी स्थिति फिलहाल क्या है अस्पताल में अभी? देखिए फातिमा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बलरामपुर फुलरिया बाईपास है जो लखनऊ को बलरामपुर से जोड़ता है। और यहाँ पर रात तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में एक बड़ा हादसा होता है, जिसमें जो है नेपाली यात्री सवार होते हैं उस बस में। वो मैत्री बस सेवा थी और जो है वो दिल्ली से नेपाल के बीच में काठमांडू तक चलती है। वहां से काठमांडू से निकल के ये बलरामपुर पहुंची थी और ये हादसा तभी हो गया जब ओवरटेक करने के चक्कर में ये तमाम चीजें हुई। इसमें अभी घायलों की संख्या जो है वो 25 है तकरीबन, जबकि जो 3 शव हैं वो बरामद हुए हैं। एक शव बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था, जिसे जो है ट्रक के नीचे से बरामद किया गया है। और घायलों का इलाज अभी फातिमा चल रहा है। उन कुछ घायलों को बहराइच भेजा गया है, जबकि कुछ घायलों को लखनऊ भेजा गया है और कुछ घायलों का यहाँ संयुक्त जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। जी फातिमा, मौके पर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? और ट्रक और जो बस दोनों के ही जो चालक थे, क्या वो जिंदा बच पाए हैं? वो दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जबकि जो है पुलिस अधिकारी जो है विपिन विकास कुमार, उनका कहना है कि हम लोगों ने तत्काल जैसे सूचना मिली, क्योंकि ये जो हादसा हुआ था वो पुलिस अधीक्षक आवास और डीएम आवास से कुछ ही मीटर की दूरी पर था, तो तुरंत जो है दोनों अधिकारी वहां पर पहुंचे। मौके पर तत्काल राहत एवं बचाव के कार्यों को शुरू किया गया। तत्काल बस को सीधा करवाया गया, ट्रक को सीधा करवाया गया। और जो लोग झुलसे थे वो सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि रात का ये मामला था और ठंड की रात है, तो इसलिए भी उन्हें तत्काल सहायता इसलिए भी नहीं मिल सकी क्योंकि आम आदमी जो होता है वो रात में 2:30 से 2:30 बजे के बीच में गहरी नींद में होता है। इस कारण से सहायता नहीं मिल सकी। लेकिन जैसे ही जो है अधिकारियों को पता चला, अधिकारी तुरंत जो है वहां पर पहुंचे और उन्होंने राहत बचाव के कार्यों को शुरू किया। विकास कुमार का कहना है कि उन्होंने सभी यात्रियों के पहचान के लिए या उनके शवों के पहचान के लिए एम्बेसी इत्यादि जगहों पे फोन किया है, जिससे जो है किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और अधिकारियों का कहना है कि जो भी घायल लोग हैं या जो भी गंभीर रूप से घायल लोग हैं उन्हें तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध कराएगी, अन्य तरह की सहायता भी उपलब्ध करवाई गई। जी फातिमा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, यूपी के बलरामपुर में बस और ट्रक में भीषण टक्कर हुई है। कई यात्री झुलस गए और 3 यात्रियों की मौत हो गई है।
और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां केरल में एसआईआर पर आज सुनवाई होनी है। एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केरल सरकार और आईयूएमएल की तरफ से एसआईआर के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। केरल में प्रस्तावित एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। केरल सरकार और राज्य की राजनीतिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल की तरफ से एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग के इस कवायद पर रोक लगाई जाए। साथ ही दलील दी गई है कि केरल में स्थानीय निकाय चुनाव 9 और 11 दिसंबर को होने की अधिसूचना जारी की गई है, इसलिए इस प्रक्रिया को स्थानीय चुनाव के बीच कराना संभव नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, आज एसआईआर के प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए केरल में सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी ज्यादा आपके पास है इसको लेके, और क्या लगता है आपको आज कोर्ट क्या फैसला देगा? विवेक, आवाज पहुंच रही है आपके पास? चलिए दोबारा संपर्क करने की विवेक से कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, ये बड़ा फैसला आज आ सकता है एसआईआर को लेके। केरल में एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए आज सुनवाई होनी है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है केरल से। केरल में एसआईआर पर आज सुनवाई संभव है। आईयूएमएल की तरफ से एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग के इस कवायद पर रोक लगाई जाए। और अगली बड़ी खबर इलाहाबाद से आपको बता रहे, गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई मामले में पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट की शक्ति देने को चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के मेट्रो सिटी में पुलिस कमिश्नरेट स्थापित होने के बाद उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां पुलिस कमिश्नर को सौंपने की वैधता को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिका के प्रति सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को सौंपने का भी आदेश दिया। याचिका की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति आंचल सचदेव की खंडपीठ ने संजीव महेंद्र मेट की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता मनीष सिंह ने बहस की है। याचिका में याची ने पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने की अधिकारिता को चुनौती दी है। याचिका का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट बनाते समय विधायिका की मंशा थी कि पुलिस और कार्यपालक मजिस्ट्रेट दोनों को रखा जाए ताकि पुलिस मनमानी न कर सके। पुलिस और जिलाधिकारी की संयुक्त बैठक में गैंग चार्ट तैयार करने पर विचार किया जाता था। राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर पुलिस कमिश्नर को ही मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी है। अब पुलिस ही गैंग चार्ट तैयार करेगी जो कानून की मंशा के विपरीत है। याचिका में गैंगस्टर एक्ट की दर्ज एफआईआर रद्द करने व जब्त संपत्ति अवमुक्त करने की मांग की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के मुख्य पॉइंट्स क्या रहे, जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराध की रोकथाम और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए गिरोहबंद अधिनियम बना हुआ है, तो इसको गैंगस्टर एक्ट कहते हैं। इसमें यह कानून है कि जो भी अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं और अभ्यस्त अपराधी हैं, उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है। उन पर 10 साल तक की सजा और साथ ही धारा 14(1) में संपत्ति जब्त करने तक का उसमें प्रावधान है, उसमें कानून है। इससे पहले ये होता था कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जिले थे जहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली नहीं लागू थी। अब नोएडा हो, गाजियाबाद हो, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, ये तमाम ऐसे जनपद है जहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी गई है। पहले ये होता था कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की बैठक होती थी और उसमें गैंग चार्ट का अनुमोदन किया जाता था, 14(1) का आदेश दिया जाता था, लेकिन अंतिम निर्णय जिलाधिकारी पे होता था। जिलाधिकारी की आदेश के बाद ही ये कार्रवाई होती थी। अब चूंकि पुलिस कमिश्नर को ये अधिकार दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में याचिकाकर्ता ने कहा है कि जो गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है और ऐसे में जो मंशा थी गैंगस्टर एक्ट की वो पूर्ण नहीं हो रही है, उसके खिलाफ जो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है उसको रद्द किया जाए। तो बिल्कुल जो जनपद है उसमें जिलाधिकारी को ये अधिकार थे, अब पुलिस आयुक्त को ये अधिकार दिए जा रहे हैं, तो इसको ये चुनौती दी गई थी। इस पे पूरा विस्तृत हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार को अब दाखिल करना है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, अपराध पर रोक लगाने के लिए, रोकथाम के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। पुलिस कमिश्नर के मजिस्ट्रेट की आपको बता दें चुनौती दी गई थी। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई को लेकर ये पूरी सुनवाई हुई है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें APN न्यूज। नमस्कार।